हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, एक कमेंट, एक सवाल मुझसे कई बार पूछा गया। मैं कई बार देखता हूँ आप लोग ये इस चीज़ को लेकर के परेशान होते हो कि वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव की जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगता है लेकिन इतना टफ है नहीं। इसको इम्प्रूव करना इतना मुश्किल नहीं है और इसको इम्प्रूव करना बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वेटेज आपके एग्ज़ाम का आपकी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम एफर्ट भी कम लगाएं, मतलब कि डेली बेसिस पे हमें बहुत मिनिमम एफर्ट लगाना पड़े लेकिन इसका आउटकम ज़्यादा हो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक काम जो आप लोग कर रहे होगे, जैसे मैं देखता हूँ आप लोग बोलते हो कि हमने कॉपी बना के रखी हुई है और उस कॉपी में हम बहुत सारे वर्ड्स लिखते हैं और उसकी मीनिंग लिखते हैं। सबसे पहले आपको ये काम बंद कर देना चाहिए। ये काम गलती से भी आप मत करो, बिकॉज ये आपका बहुत सारा समय बर्बाद कर देगा। ठीक है, कॉपी आपको किस चीज़ की बनानी है, क्वांट की बनाओ। क्वांट में आपने ज्योमेट्री के फॉर्मूलेज लिखो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज लिखो, कॉन्सेप्ट्स लिखो, आपने क्या सीखा है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको नहीं समझ में आए, जिसमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है, उसको एज इट इज लिखो। कॉपी क्वांट की बनानी है, इंग्लिश की कॉपी भी बनानी है, लेकिन इंग्लिश की कॉपी में क्या लिखना है, ग्रामर के रूल्स, टेंसेस, नाउन्स, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, कई सारे ऐसे होते हैं, रूल्स होते हैं। जैसे फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस होता है, अ फ्यू, द फ्यू, ये कब यूज करते हैं, ये चीजें आपको लिखना ताकि आपको याद रहे। लेकिन वोकैबुलरी के लिए कोई कॉपी नहीं बनाई जाती। गलती से भी कोई कॉपी मत बनाना, अपना समय बर्बाद करोगे और आउटकम जीरो आएगा। तो अब सवाल ये है कि करना क्या है, वोकैबुलरी को इंप्रूव कैसे करें। जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत क्रूशियल है। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना और इसको अप्लाई करना। स्पेशली एसएससी सीजीएल 2020 के जो टीयर 2 देने वाले हैं, 28 को आपका टीयर 2 होगा, तो अराउंड 70 डेज अभी आए हैं। तो 70 दिन में भी अगर आपकी वोकैबुलरी कमज़ोर है तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना है इफेक्टिव रीडिंग। ठीक है, इफेक्टिव रीडिंग आपको करना है। अब आप किस चीज़ को उठा सकते हो, देखो रीडिंग करने के लिए कई सारे आपके पास मटेरियल हो सकता है आपके पास में कोई नॉवेल हो, कोई बुक्स हो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप रीडिंग करोगे ना तो आप न्यूज़पेपर से करो। न्यूज़पेपर को पढ़ने के कई सारे इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आप किसी नॉवेल को पढ़ते हो, किसी फैंटेसी नॉवेल को या कोई मोटिवेशनल बुक है, उसमें आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा। देखो, रीडिंग के कई सारे फायदे होते हैं। रीडिंग के फायदा क्या होता है, जब आप रीड कर रहे होते हो, एक कॉन्सेंट्रेटेड रीडिंग आप करोगे तो आप सबसे पहले तो जिस लैंग्वेज को पढ़ रहे हो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे आप कमांड डेवलप कर लेते हो। तो यू विल डेवलप कमांड ओवर दैट लैंग्वेज। अब इंग्लिश की रीडिंग करोगे ना तो इंग्लिश पे आपका होल्ड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाती है। अच्छी रीडिंग अगर आप डेली बेसिस पे करते हो तो आपकी ग्रामर इंप्रूव होगी। होता क्या है, देखो जब मैं भी एग्जाम देता था, मैं खुद पढ़ाई करता था, तो ये होता था, रीडिंग जब हम करते हैं ना तो कई सारे ग्रामर के रूल्स हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड में वो फिक्स हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता, हमने उस पर्टिकुलर रूल को अलग से पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ते पढ़ते, रीडिंग करते करते हमको ये पता चल जाता है कि यार ये क्वेश्चन आया है तो डेफिनेटली इसका यही आंसर होना चाहिए। ये फायदा होता है रीडिंग का। ठीक है, तो ग्रामर आपकी इंप्रूव होती है। तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि आपकी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी डेवलप होती है। कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर महीने में इंपॉर्टेंट होगी, ये आपको हर महीने में हेल्प करने वाली है। कॉम्प्रहेंशन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब आप पैराजम्बल इक्वेशन सॉल्व करोगे, जब आप कॉम्प्रहेंशन पैसेज सॉल्व करोगे, इवन जब आप क्वांट में आप टॉपिक देखते हो, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, हाइट्स एंड डिस्टेंस, इस प्रकार के कई सारे सवाल होते हैं जो कि 4-5 लाइन के क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने में बहुत काफ़ी समय लग जाता है। तो अगर आपकी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी अच्छी है तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा बाकी टॉपिक्स में भी जिसके क्वेश्चंस लेंदी होते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चौथा एस्पेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रीडिंग का, आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है। करंट अफेयर्स, देखो जब न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे ना, नॉवेल पढ़ने या किसी किताब पढ़ने में और न्यूज़पेपर में पढ़ने फ़र्क क्या है, आपको यही फ़ायदा यहाँ पे है। जब न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो आपको इंटरनेशनल न्यूज़ मिलेगी, नेशनल न्यूज़ मिलेगी, आपको एडिटोरियल मिलेगा जिसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर किसी लिटरेरी जीनियस का या किसी बड़े व्यक्ति का आपको ओपिनियन पढ़ने को मिलेगा। तो आपको पता चलता है कि इनकी थॉट प्रोसेस कैसी है। इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स की न्यूज़ मिलती है, इकोनॉमी की, बिजनेस की, आपको हर तरीके की गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, वो सारी आपको मिल जाती है। तो जब आप रीडिंग कर रहे होगे ना तो कहीं ना कहीं आपका वो करंट अफेयर्स में तैयार होता चला जाता है। ठीक है,
और करंट आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इंडिया में हर स्टूडेंट को कम से कम आदत डालना चाहिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो और आप ये जानो कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, एनीवेज मैं बात कर रहा था रीडिंग की, वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। कम से कम 90 मिनट आपको न्यूज़पेपर को देना ही देना है किसी भी कीमत पे। तो आप जैसे मान लीजिए आप सुबह 7 से 9:30 आपने टाइम फिक्स कर लिया, तो 7 से 9:30 आप केवल न्यूज़पेपर पढ़ोगे। अब इसमें आपको करना क्या, हम वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करेंगे। जब आप अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, देखो न्यूज़पेपर की भी चॉइस आपकी होना चाहिए। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठाओगे, हिंदुस्तान टाइम्स उठाओगे, तो ये न्यूज़पेपर जो है ना, ये थोड़े से कंपैरेटिवली ईजी लैंग्वेज डालते हैं, ऐसी लैंग्वेज जो कि समझ में आ जाती है। अगर आप एकदम बिगनर हो तो आप बिल्कुल टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप प्रो हो इसमें, थोड़ा सा आप आगे बढ़ चुके हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि द हिंदू ही उठाना। ठीक है, द हिंदू एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो आपको परेशान करेगा, आपको टॉर्चर करेगा, और आपका टॉर्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो ये समय जो है ना, इस समय आपको थोड़ा सा संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो द हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, इसके अंदर वोकैबुलरी के वर्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के होते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, रीडिंग तो आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने टाइम भी फिक्स कर लिया 7 से 9:30, लेकिन टारगेट आपका क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 50 वर्ड्स पर डे। मतलब कि आप जब पूरा पेपर पढ़ रहे होगे, आपको क्या करना है, पेन लेकर के सबसे पहले तो एक काम करोगे, जब भी आप पेपर पढ़ते हो ना, तो बिना पेन के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। आपके हाथ में एक पेन होना ही चाहिए। दूसरा, आपके हाथ में आपका फ़ोन या फिर कोई कंप्यूटर होना चाहिए जहाँ पर आप मतलब डिक्शनरी को एक्सेस कर सको, या तो डिक्शनरी हो या फ़ोन के अंदर डिक्शनरी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे जब आप रीडिंग करोगे तो मिनिमम आपको 50 वर्ड्स की मीनिंग्स डिक्शनरी में सर्च करना है और पेपर में वहीं पर लिख देना है। जैसे कि आप कोई पैसेज पढ़ रहे हो, कोई एडिटोरियल आप पढ़ रहे हो, कई सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे आप पूरा पैसेज पढ़ लिए 200 वर्ड्स का आप पढ़ लिए, लेकिन कई बार ऐसा कई वर्ड्स होंगे जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता है, तो उस पर आप सर्कल करो, सर्कल करके ऊपर भी आप उसका मीनिंग लिख लो, जितने भी वर्ड्स आपने दिखे हैं। ठीक है, एक बार आपने पूरा पैसेज पढ़ा, आपको जो वर्ड्स थे आपको मीनिंग नहीं पता था, सबके आपने मीनिंग निकाल लिए डिक्शनरी से, उस पैसेज को सारे वर्ड्स की मीनिंग पता होने के बाद फिर से एक बार पढ़ो। ठीक है, ये काम आप करोगे, इस तरह से आपको सारे पैसेजेस पढ़ना है, पूरा पेपर पढ़ना है, और मिनिमम 50 वर्ड ऐसा आपको डेली खोजना है ना, कोई कॉपी नहीं बनाना, लिखना पेपर के अंदर ही है। हो गया। अब जब ये काम आप कर लोगे तो जब आप नेक्स्ट डे जब जाओगे नया पेपर पढ़ने अगले दिन का, तो एक दिन पुराना वाला पेपर, जैसे कि आज आपने एक पढ़ा, फिर आप कल एक पेपर पढ़ोगे, तो कल जब पेपर पढ़ने जाओगे तो आज का पेपर फिर से उठाओ और पन्ने पलटो और ये सारे वर्ड एक बार एक नज़र में देख लो। 10 मिनट लगेंगे, आपको ये रिकॉल हो जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ रहा था और ये वर्ड मुझे नहीं पता थे, इसका मीनिंग मैंने ये निकाला। ठीक है, वो हो गया, उस पेपर को आप रख दो बस। अब आप नया पेपर उठाओगे, उसमें फिर आप 50 वर्ड्स निकालोगे। देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि कॉपी मत बनाओ, और मैं क्यों कह रहा हूँ पेपर के अंदर ही लिखना है, इसके पीछे का रीज़न है। होता क्या है ना, लैंग्वेज जो होती है ना, उसमें वर्ड जो होते हैं, वर्ड्स के एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड होता है डिस्काउंट, एक वर्ड होता है डिस्काउंट। अब आप बताओ, मैंने बोला डिस्काउंट, क्या मतलब आप समझते हो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? इसको अगर आप एक नाउन की तरह यूज करोगे ना, एज ए नाउन, तो इसका मतलब होता है छूट देना, है ना, किसी चीज पर छूट देना, मतलब डिस्काउंट देना। कोई चीज 100 रुपए की आती है, 15 रुपए का डिस्काउंट दिया, 85 रुपए की आ गई। लेकिन आपको पता है डिस्काउंट का एक और मतलब होता है। डिस्काउंट को जब आप वर्ब की तरह यूज करते हो ना, वर्ब की तरह, तो इसका मतलब होता है किसी को अंडर एस्टिमेट करना। ठीक है, किसी को अंडर एस्टिमेट करना मतलब किसी को नीचा दिखाकर बात करना, किसी की वैल्यू कम करना, किसी को कम वैल्यू देना। तो डिस्काउंट का मतलब ये भी होता है। अब आप फंसोगे कहाँ पे, जब क्लोजेट टेस्ट आया एग्जाम में, क्लोजेट में एक लाइन आएगी, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ठीक है, और ऑप्शंस में ये वर्ड लिखा होगा डिस्काउंट। आपको इसका मीनिंग, ये वाला वर्ब वाला मीनिंग अगर नहीं पता है तो आपको लगेगा कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑप्शन का मतलब, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट देना, तो आप ये ऑप्शन कभी चूज करोगे ही नहीं। पर हो सकता है ये वाला वर्ड वहां पर एज ए वर्ब यूज हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए डिक्शनरी में देख करके उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपको न्यूज़पेपर में देखना है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले किस वर्ड को किस फॉर्म में कहां पर यूज किया गया है। कई और ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं। देखो एक वर्ड होता है आपका कंटेंट, है ना, इसी को आप कंटेंट भी कहते हो, इसी को आप कंटेंट भी कहते हो, लेकिन लिखते एक जैसे ही है। जब आप कंटेंट कह रहे हो तो उसका मतलब होता है विषय। जैसे हम पढ़ते हैं ना आजकल, एक जॉब
अपॉर्चुनिटी जॉब होती है एक प्रकार की कंटेंट राइटिंग, मतलब कंटेंट लिखना, तो वो होता है विषय। तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो इसको आप नाउन की तरह उपयोग करते हो। लेकिन कंटेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई होना। एक ही वर्ड के दो मीनिंग है और ऐसे कई वर्ड्स मिलेंगे आपको। ऑब्जेक्ट एक वर्ड होता है। ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है? वस्तु, कोई चीज होती है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन जब आप उसको एज अ वर्ब यूज करते हो तो क्या होता है? किसी को डिसअप्रूव करना, जैसे आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, तो क्या होता है? आई ऑब्जेक्ट मतलब आई डिसएग्री, मैं इस बात को डिसअप्रूव करता हूं। एक ही वर्ड के दो मीनिंग है, तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों। कॉपी बिल्कुल नहीं बनाना है। कॉपी बना लोगे, इसका मतलब लिख दोगे छूट, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि इसका मतलब एज ए वर्ब भी यूज हो रहा है। तो तरीका सबसे बढ़िया क्या है? अपना अखबार उठाओ, 1.5 घंटा निकालो, 1.5 घंटे में 50 वर्ड मिनिमम टारगेट सेट करो। 50 वर्ड ना होना तो और को ढूंढ के पढ़ लेना, लेकिन 50 वर्ड आपको ढूंढना है डिक्शनरी में। आपकी गूगल ट्रांसलेट सबसे बढ़िया होता है वैसे डिक्शनरी में, और वो ना मिलेगा जो भी डिक्शनरी आपके पास में है उससे आप पढ़ो। लेकिन 50 वर्ड वहीं पर लिखो, लिख करके ख़त्म करो कहानी। इसके बाद जब अगले दिन आप जाओगे तो अगले दिन नया पेपर उठाने के पहले पुराना वाला पेपर उठाओ और वो सारे 50 वर्ड एक बार रिकॉल कर लो, बस हो गया। और उसके बाद उसको उठा के रद्दी में फेंक देना। अब आपको कुछ नहीं करना, डेली 50 वर्ड करोगे, 70 दिन आपके पास में है अभी TA2 के लिए, और आने वाले CGL के लिए तो बच्चों के पास बहुत टाइम है। मैं अगर 70 डेज ही मानूँ ना तो 3500 ऐसे वर्ड होंगे, 3500 ऐसे नए वर्ड होंगे जो कि आपको मेमोराइज होंगे, वो भी एग्जैक्ट मीनिंग के साथ में कि किस पर्टिकुलर वर्ड को किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है। समझ में आ रही है बात? तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है और सिंपल भी है। जब आप रीडिंग कर रहे होंगे तो मैंने आपको बता दिया, केवल वोकैबुलरी नहीं पढ़ रहे होगे, आप क्या करोगे? उस लैंग्वेज पे आपका होल्ड भी बनेगा, कमांड भी बनेगी, आप ग्रामर भी इंप्रूव कर लोगे। क्योंकि जैसे आप कुछ पढ़ोगे, किसी का मान लीजिए किसी का एडिटोरियल आता है तो वो व्यक्ति अपना ओपिनियन दे रहा होता है ना, तो वहाँ पर कई सारे ग्रामर के टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, प्रेपोजिशन कौन सा हो रहा है, आर्टिकल्स है, एडजेक्टिव्स, हर चीज़ आपके पकड़ में आती है। ठीक है, उसके बाद आपकी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी इंप्रूव होगी, आपको समझने की क्षमता, किसी भी चीज़ को जल्दी से पढ़ करके समझ लेना कि क्या बोला गया है, ये एबिलिटी भी आप डेवलप कर लोगे। इसके करने से करंट अफेयर्स तो आपका तैयार हो ही जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, रीडिंग का एक पार्ट होता है, कॉम्प्रहेंशन के कई सारे फायदे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम कितना समय हम केवल क्वेश्चन पढ़ के समझने में लगा देते हैं। अगर ये क्वेश्चन के जो मतलब जो पढ़ने का समय जो है, इसको अगर आप रिड्यूस कर लो तो आप कितना टाइम बचा सकते हो। एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन छोटा हो ही नहीं सकता, 4-5 लाइन का आता है। लेकिन वहीं अगर आपकी एबिलिटी अच्छी है, कॉम्प्रहेंशन जल्दी से पढ़ करके आपने समझ लिया, तो आपने कितना टाइम अपना बचा लिया, उसी टाइम को आप कैलकुलेशन में लगा सकते हो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एफर्ट होंगे आपके जो आपको चैंपियन बनाएंगे, आपके एग्जाम अच्छी रैंक के साथ क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो वोकैबुलरी के लिए ये बेस्ट तरीका है। इसी तरीके से अप्लाई करो, आपका कहीं भी नुकसान नहीं हो रहा दोस्तों। जो मैंने आपको बताया ना, उसके 4 फायदे मैंने आपको बता दिए हैं। ये तो करोगे ही करोगे, साथ में जब 50 वर्ड आप डेली की लिखोगे ना, तो आप सीख जाओगे, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक था। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे आपके, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और इसके अलावा कोई चीज़ आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।